और और क्या होगा? एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन। आ जाए। आइडेंटिफाई टू बेसिक नेसेसिटीज अदर देन हाउसिंग। सही, हमारे पास आ गया सर। इसमें वाटर, हेल्थ केयर और एजुकेशन। सही है। एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, यहाँ पे जब मैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ ना, तो फ्रिक्शनल का मतलब होता है कि that arises when people switch between jobs, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा तो सर हमारे पास होता पता है क्या है कि in this unemployment is due to personal preference, सही है, या waiting for a better paid job, डन। अच्छा, या सर having या previously having imperfect knowledge, previously having imperfect knowledge, सही है, about the vacancy, ठीक है। अच्छा, या सर क्या पता, हमारे पास देखें फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी, क्योंकि देखें आप आगे है ना कभी जिंदगी में आगे पढ़ेंगे नायरो के बारे में, जिसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहती है। क्यों रहती है भाई? क्योंकि देखो, imperfections are always there in the market, imperfections are always there in the मार्केट, सही है। मार्केट में हमेशा परफेक्ट नॉलेज कभी भी नहीं होगी, डन। अच्छा, फिर हमने बात करनी है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। सही है, फ्रिक्शनल है, क्या बोला है इसने क्वेश्चन, क्या है? डिफर फ्रॉम सिक्लिकल। सिक्लिकल होती है दैट इज डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सही है, डन। that is due to fall in your aggregate demand। सही, एग्रीगेट डिमांड और शिफ्ट होगा इनवर्ट्स, तो हमारे पास जो है ज्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड होंगे, वैकेंसी ज्यादा होंगी। दैट कैन बी ड्यू टू अ रिसेशनरी फेज, सही है, या एक इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से होगा। ये हमारे पास क्या होता है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लिख लेते हैं जरा, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट that is due to lack of aggregate demand, सही है, that is due to fall in the aggregate demand level, सही है, and here more people are employed, more people are unemployed comparing with the vacant positions, सही है, ये भी एक पॉइंट हो गया। and it arises when an economy is suffering from recession और डाउन टर्न, ठीक है। चल आगे चलते हैं। एनालाइज व्हाई द चिल्ड्रन ऑफ द रिच टेंड टू बिकम रिच अडल्ट्स। क्यों जो बेचारा अमीर बंदा है, सही है, उसके
बच्चे भी जो है वो रिच ही जो है वो बनते हैं इन फ्यूचर, क्यों है ऐसा? तो देख लेते हैं जरा हमारे पास के पार्ट सी, जरा बताएंगे आप अपने पॉइंटर्स बताएंगे कुछ? Can we say inheritance? व्हाट? Inheritance जो सही है, परफेक्ट हो गया कि भाई द चिल्ड्रन ऑफ रिच, सही है, विल गेट देयर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, सही है। तो जिसकी वजह से वो क्या होगा भाई, मे अर्न इनकम ऑन दैट। तो इस वजह से सर वो जो है वो रिच ही रहेंगे। और सर क्या बात हो सकती है कि जो रिच पेरेंट्स होंगे, सही है, दे विल बी हैविंग कनेक्शंस विद अपर पोस्ट पीपल, so higher chances of getting their children a high paid job। सही है, कनेक्शन अच्छे होंगे तो सर उनको जॉब भी जो है वो सही मिल रही होगी। ठीक है सर, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिच होते हैं, रिच बच्चे हैं, दे विल बी रिसीविंग गुड हेल्थ केयर, बेटर हेल्थ केयर, सही है, प्लस बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, सही है। तो हमारे पास सर, उनके पास ऑब्वियस सी बात है कि दे विल बी हैविंग गुड न्यूट्रिशन, सही है, उनके पास होगी सर गुड हाउसिंग फैसिलिटी, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अ, उनके पास जो है वो मोर स्किल्ड होंगे, मोर ट्रेंड होंगे, और मोर फिजिकली जो है वो फिट होंगे। तो सर वो क्या कर सकते हैं, जॉब्स इजीली कर सकते हैं, सही है, सिक्योर कर सकते हैं अपनी पोजीशन को इन जॉब, तभी उनकी जो है वो इनकम जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, डन। अच्छा, हम यही बात कर सकते हैं ना कि सर वेल क्वालिफाइड है तो वेल पेड जॉब्स ही मिलेंगी फिर। अगर वेल क्वालिफाइड है एक बच्चा, ऑब्वियस ही बात है, एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, स्किल्स हैं, तो जॉब्स जो है वो उसकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, डन। अच्छा, चलें आगे, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें जरा यार। अच्छा, तो सर ये पे आपने लिख लिया पॉइंट, अब आ जाते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी के अंदर इट्स रिटन डिस्कस वेदर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडीज टू फैमिलीज टू स्पेंड ऑन हाउसिंग। यस सर, देना चाहिए, इससे स्पेंडिंग आप करेंगे तो परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ रही होगी लोगों की, सही है। और आपकी जो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिलीज जो हैं वो बच जाएंगी फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही होगी, सही है। और हमारे पास जो है वो, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो मार्केट के अंदर कम होंगी, अफोर्डेबिलिटी लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि देखो, अगर गवर्नमेंट हाउसिंग पे दे देगी तो फैमिलीज, सही है, उसके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, सही है, एंड दे कैन यूज देयर फंड्स ऑन एजुकेशन पे, कि भाई खाने का खर्चा गवर्नमेंट दे तो हम एजुकेशन पे खर्चा कर दें, सही है। अच्छा, दूसरा और क्या लिख सकते हैं कि अ, हमारे पास जब आप हाउसिंग पे दे रहे हैं पैसे उनके पास, तो ऑब्वियस सी बात है, हाउसिंग को क्रिएट भी करना पड़ेगा, हाउसिंग को बिल्ड भी करना पड़ेगा, सही है। तो उन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, तो आपके पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, डन। अच्छा,
और सर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग अच्छी होगी, अगर आपका घर वगैरह ये सारी अच्छी चीजें होंगी, तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है वो भी सर क्या हो रही होगी आपकी, बेहतर होगी। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। हाउ एवर देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स। ये सर हमारे पास पहली बात तो ये कि भाई हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सही है। फंड्स कुड बी यूज समवेयर एल्स, फंड्स कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स। दूसरा, सब्सिडी की वजह से हमारे पास क्या होगा, बजट जो है वो डेफिसिट हो जाएगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। टैक्सेस सर क्या होंगे, कॉस्टली होंगे फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है। दूसरा, आप हाउसिंग को बिल्ड कर रहे हैं, तो दिस बिल्डिंग विल बी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंट आपका जो है वो सर क्या हो रहा होगा, खराब जो है वो हो रहा होगा। ठीक है। और ऑलरेडी रिच वंस can afford housing, so there is no point of giving any sort of सब्सिडी ऑन हाउसिंग। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, है ना? हाँ भाई, कोई मसला? चलो, अगर कोई क्वेरी है भाई यहाँ तक तो पूछ लें यार। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म एंटरप्राइज। सही है। एंटरप्राइज इज बेसिकली सर एक बिजनेस होता है। सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर एंटरप्राइज की? एंटरप्राइज इज बिजनेस। ठीक है। और आप लिखेंगे क्या आंसर में कि वो जिनका मेन इंसेंटिव इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द रिस्क इन्वेस्टेड। रिस्क उन्होंने लगाया हुआ है ना यार। ठीक है। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन कंज्यूमर डिसीजन। तो पार्ट बी में सबसे पहले तो भाई यू विल बी राइटिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फिर आप बताएंगे कि देखें क्यों कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी को डिसीजंस लेते वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करनी पड़ती, क्योंकि कंज्यूमर्स आर हैविंग लिमिटेड इनकम। सही है। दैट इज वाई दे के नॉट बाय वॉट एवर they like, so they will have to do choices। ठीक है, डन। अच्छा, ये आप लिखेंगे, if they buy one product with a greater quantity to fix budget, they will reduce the consumption of other good। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट सी। पार्ट सी है, एनालाइज वाई अ फर्म में बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव। देखें, कैपिटल इंटेंसिव एक फर्म क्यों बनती है? क्योंकि देखें, फर्म इज
इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव बन रही है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि वो इक्विपमेंट्स को लेके आई है, सही है। तो फर्म इज फर्म अवॉइड करना चाहती है किसको भाई, प्रोडक्शन की कमी को, सही है। प्रोडक्शन में जो बार बार स्टॉप वगैरह जो है वो आता है, सही है, बार बार डिसरप्शंस जो है वो आती हैं, उसको कम करने के लिए फर्म बोलती है भाई कैपिटल इक्विपमेंट को ले आने, ताकि कोई इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं हो, सही है, कोई ट्रेड यूनियन का प्रेशर नहीं हो, ट्रेड यूनियन का प्रेशर जो है वो नहीं हो, सही है। और वो लोग ये बोलते हैं हमारे पास कि उन्हें कोई जो है वो ब्रेक वगैरह जो है वो नहीं होता हो, ठीक है। आई बात समझ। क्या पता वो लोग जो है वो इसीलिए फर्म्स जो है वो कर रही है सारी चीजें, ताकि हमारे पास जो है उन्हें कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि क्या पता लेबर की शॉर्टेज हो उनके पास, क्या हो, लेबर जो है वो अवेलेबल हमारे पास नहीं हो। देखो अगर लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा ना यार, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा हमारे पास, कि हम लोग को उन पे रिलाय करना नहीं पड़ेगा। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर की जो है वो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, सही है। क्योंकि अगर लेबर की शॉर्टेज है ना, तो लेबर जो है वो फिर क्या करेगा सर, लेबर जो है वो डिमांड करेगा हायर वेजेस, ठीक है। तो उससे बचने के लिए वो सर क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हम लोग कैपिटल इक्विपमेंट को जो है वो अ, अपने पास जो है वो रख लेते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि क्या पता कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब अगर तो इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, अगर क्या हो चुका है, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, तो वो फिर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि अब हम लोग बोरोइंग जो है वो ज्यादा कर लेते हैं, और बोरोइंग ज्यादा करके हम लोग जो है कैपिटल इक्विपमेंट्स जो है उसे जो है वो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और आगे क्वेश्चन बोलता है वो कि व्हाई अ फर्म में बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव। वो इस वजह से कैपिटल इंटेंसिव बन सकता है कि उसको पता चल गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है लॉन्ग रन के अंदर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लॉन्ग रन के अंदर हम लोग जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस वजह से उसने क्या करा है भाई कि लेबर की जो डिमांड है उसे क्या कर दिया उसने, कम कर दिया, ठीक है। आ गई बात समझ। अच्छा, तो सर ये आपने पॉइंटर्स लिख लिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्कस वेदर इन्फ्लेशन हार्म्स अ कंट्रीज इंडस्ट्री। क्या लगता है सर आपको, क्या इन्फ्लेशन कंट्री की इंडस्ट्री को हार्म करता है या नहीं करता, बताइए, पॉइंटर्स बताइए आप। यार जल्दी, it पॉइंटर्स क्या होंगे Yes, इसके। because जब increases price the cost of increase, production. बोले बोले वापस से बोले। It increases the cost of production. मुझे इसके वो बताइए, अदर साइड बताइए आप। The disadvantages? जी, क्योंकि देखिए हमारे ना, द एडवांटेज, कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि डिस्कस वेदर इन्फ्लेशन हार्म्स अ कंट्रीज इंडस्ट्री। तो हाँ भाई, इन्फ्लेशन हार्म करती है कंट्री की इंडस्ट्री को, कि भाई अगर तो आप डिपेंड करते हैं ऑन रॉ मटेरियल्स, और वो यूजुअल है कि आप करेंगे ही, तो रॉ मटेरियल्स अगर कॉस्टली हुआ, अगर रॉ मटेरियल हमारे पास जो है वो एक्सपेंसिव हो गया, तो सर क्या होगा कि इंडस्ट्री की जो हमारे पास सप्लाई है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। दूसरा सर हमारे पास वेज प्राइस स्पाइरल की आप बात कर सकते हो, कि वर्कर्स जो हैं वो सर क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ज्यादा वेजेस, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो कम हो रही होगी, सही है। इन्फ्लेशन की वजह से सर हमारे पास क्या है, मेन्यू कॉस्ट की आप जो है वो यहाँ पे बात कर सकते हो, ये प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, सही है। और बताइए सर क्या, और क्या हो सकता है सर, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, सही है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो कंटिन्यूसली जो है वो गिर रही है। तो इस वजह से भी आप क्या करते हैं भाई, जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो हार्म करता है आपकी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। आई बात समझ आ रही।
डन है। और आप क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे बताइए, और क्या पॉइंटर्स लिखेंगे आप? ये हमने सारी चीजें लिख ली, ठीक है। बताइए अपने पॉइंटर्स बताइए जल्दी से। कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर कम होगी। किसकी? कंज्यूमर्स की। सही है, कस्टमर्स की परचेसिंग पावर कम होगी, तो इससे इंडस्ट्रीज को क्या नुकसान होगा? नो सेल्स। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो वो आपको, आप है ना थोड़ा सा प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से जो है वो लेके चले। सही है। Can we say corporation tax? So हाँ, क्या then, क्या 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 क्या? बताइए if बताइए, gov कॉर्पोरेशन टैक्स का पॉइंट बताइए। if government imposes corporation tax, हम्म। their like profit will like reduce after paying the tax. नहीं, योर पॉइंट इज नॉट अलाइंड विद योर क्वेश्चन। सही है, देखिए हमारे पास उसने बोला ना कि इन्फ्लेशन हार्म कर रहा है कंट्री की इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे आप याद करें उस पॉइंट को, फिस्कल ड्रैग के। ये सही है, अगर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन टैक्स लगा दिया और कॉर्पोरेशन टैक्स अलाइन विद इन्फ्लेशन का रेट, तो सर इट विल बी हार्मिंग। तो होगा पता है क्या, कि इंडस्ट्रीज विल हैव टू पे मोर डिस्पाइट ऑफ लो अर्निंग्स। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या होगा कि उसकी टैक्स का ब्रैकेट तो बढ़ जाएगा ना सर हमारा। जो है टैक्स के ब्रैकेट को अगर अलाइन नहीं किया इन्फ्लेशन रेट के साथ, तो क्या होगा कि टैक्स जो है वो आप दे रहे होंगे किस पे भाई, नॉमिनल इनकम पे दे रहे होंगे, और रियल वैल्यू जो है वो क्या होगी, बहुत जो है वो कम होगी। ठीक है। अच्छा भाई, और सर आप लोग जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन अगर होगा, तो हमारे जो गुड्स हैं वो अब कंपेटिटिव नहीं होंगे। कहाँ पे कंपेटिटिव नहीं होंगे? इन दी इंटरनेशनल मार्केट। सही। जब इंटरनेशनल कंपेटिटिव नहीं होंगे, तो सर हमारे जो है वो रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, अब हमने ये एक साइड तो लिख ली ना आंसर की, इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस नहीं होगी, रेवेन्यू गिर जाएगा। अब आप बताइए कि सर व्हाई इन्फ्लेशन विल नॉट बी हार्मिंग योर इंडस्ट्रीज। इसका आंसर जरा जल्दी से लिखें, क्यों इन्फ्लेशन जो है वो हार्म नहीं कर रही होंगी आपकी इंडस्ट्रीज को? Sir, can I say a point? क्या? क्योंकि Because अगर firm produce करिए inelastic goods, तो लोग फिर भी खरीदते रहेंगे क्योंकि inelastic goods तो need है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा पॉइंट नहीं है। आप अपने पॉइंट को जरा सही तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये पॉइंट वैलिड है, बट ये पॉइंट को आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जरा सही तरीके से एक्सप्लेन करें। करें करें, रीफ्रेश करें अपने आंसर को, अपने सेंटेंस को, हो जाएगा, सही हो जाएगा। If the firm produces inelastic goods, सही है। um, So despite having a higher price level, so yeah, there will be no harm to any industry, right? As your consumers will be buying the good at any case, as they are not having choice available. सही है? Done? okay, चलो। okay. तो सर हमारे पास क्या होगा, गुड्स का पहले तो ये लिख लेता हूँ मैं, मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हम बोलते हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन क्यों फायदेमंद है? क्योंकि सर हमारे पास if a good is having an inelastic demand, so despite despite having despite having a higher price
charge in the market, consumers will be having no choice, leading to increase in industries revenue. सही है, और पॉइंट बताइए जरा जल्दी से। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, सही है। हाउ यू विल बी राइटिंग इट, कि भाई देखिए हमारे पास है ना, क्या पता एन इकोनॉमी इज हैविंग अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सही है, जिसकी वजह से सर क्या होगा हमारे पास के जब स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छा है, सही है। इफ कैपेसिटी इज अवेलेबल देन इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी। प्लस इसकी वजह से फर्म ने अगर कोई डेट लिया होगा तो उस डेट की जो रियल वैल्यू है वो कम हो रही होगी, तो ये भी फर्म के लिए भी अच्छा है। डन, ओके हो गया। क्या पता आप प्रोड्यूस कर रहे हो एंड योर गुड्स आर लोअर देन कंट्रीज अदर कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट, अदर कंट्री के जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं उससे कंपेयर करो तो आपके गुड्स जो हैं वो सस्ते हैं, तो सर देन योर गुड्स विल बी कंपेरेटिव, सही है, ओके हो गया, डन। अच्छा तो सर, या सर आप जो है वो गुड्स जो बेचते हो, जो गुड आप एक्सपोर्ट करते हो, सही है, उनकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो सर हमारे पास जो है वो फॉरेन कंज्यूमर्स के पास कोई अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, सो दे विल बी बाइंग योर गुड ओनली, राइट। सही है, तो इससे आपकी इंडस्ट्री की जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी। डन है। Sir, I'm not sure if this point is correct or not, but what if he says अगर वो कोई सी मशीन बेच दे? क्यों भाई, मशीन क्यों भगवानी है यार आपको? क्योंकि फिर ज्यादा पैसे मिल सकते हैं ना, लाइक इन्फ्लेशन हाई होगी तो उसकी प्राइस भी हाई होगी। देखो हमारे पास है ना, कंट्री को फायदा, जो कंट्री की इंडस्ट्री को फायदा कैसे होगा, सही है। तो हमारे पास अगर आप बोलते हो कि भाई लेट्स सपोज मैं अगर कोई एसेट को बेच देता हूं, पर दैट एसेट इज यूज्ड, राइट, तो एसेट यूज आप कर रहे हो, है ना, एसेट यूज कर रहे हो ना सर, यूज करते करते आपने एसेट बेच दिया तो फिर आप करोगे क्या फिर? हाउ यू विल बी प्रोड्यूसिंग द गुड्स, ठीक है। ओके। दैट्स द थिंग। अगर आपको लिखना है इस पॉइंट को, इतना ज्यादा इलेबोरेट आप नहीं कर सकते, आप ये बोल सकते हो कि भाई अनयूज्ड या स्क्रैप एसेट्स could be sold at higher price, सही है, which will help industries to finance, सही है, in financing their operations, ठीक है। बट ये इतना कोई वो पॉइंट नहीं है कि जो मतलब कि इलेबोरेट भी कर सको, एक नंबर जैसा है वो, आपका इलेबोरेटेड पॉइंट ये नहीं है, ठीक है। चले, तो सर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, सही है। अच्छा अब जरा